हाय फोक्स, ये वीडियो के अंदर हम पूना वाला फिनकॉर्प के बारे में बात करेंगे। मुझे पता है मैं ये वीडियो बनाने के लिए लेट हो चुका हूँ, लेकिन मुझे जो है पूरा सिनेरियो जो है वो असेस करना था और फिर उसके बाद ही मैंने सोचा था कि पूना वाला के ऊपर जो है वो वीडियो बनाएंगे। मैंने सोचा कि भाई रुक जाते, पूरी बात समझ लेते, फिर उसके बाद वीडियो बना लेते, क्योंकि गड़बड़ कर कर इस स्टॉक पे जो है वो वीडियो बनाकर कोई फ़ायदा नहीं था। अगर हम पूना वाला की बात करें तो पूना वाला जो है एक एनबीएफसी है। अगर आप देखोगे तो ये एमएसएमई लेंडर भी है, एमएसएमई फाइनेंसिंग भी करती है, जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड करती है। और पूना वाला के अंदर अभी हो क्या रहा है, पूना वाला फिनकॉर्प के अंदर हमें जो है अभी मैनेजमेंट चेंज देखने मिला है। मतलब क्या कि इसका जो पुराना मैनेजमेंट था वो अभी चेंज हो चुका है और कंपनी के अंदर जो है नया मैनेजमेंट आ चुका है। और कंपनी के अंदर जो नया मैनेजमेंट है वो अभी एचडीएफसी बैंक का जो पुराना मैनेजमेंट था वो इसके अंदर जो है अभी नया मैनेजमेंट है। और इनका सीईओ भी जो है एचडीएफसी बैंक के अंदर जो है बहुत साल के लिए एट हेड पोजीशन काम कर चुका है। इसकी सीईओ की पोजीशन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है, बट हमने पूना वाला को जो है ऑलरेडी कवर किया है। 25-30 मिनट्स का जो वीडियो हमने पूना वाला फिनकॉर्प के ऊपर जो है ऑलरेडी बना कर रखा है, तो वो वीडियो भी पूरा पूना वाला फिनकॉर्प के बारे में अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जाननी होगी तो वीडियो जाकर चेकआउट कर लेना। अब भी हम सिर्फ पूना वाला के साथ हुआ क्या है और इस स्टॉक के साथ करना क्या चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम पूना वाला के स्टॉक के बारे में बात करें तो ये स्टॉक के अंदर हमें जो है ड्रास्टिक फॉल देखने मिला। अगर आप चार्ट पे भी देखोगे तो भाई ये स्टॉक जो है पहले 379 के लेवल पे आराम से ट्रेड कर रहा था। कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छा खासा गाइडेंस दे चुका था कि पूना वाला के मैनेजमेंट ने बोला था कि हम जो है हमारी लोन बुक जो है 30-40% पे इंक्रीज़ करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी रहेगी उतनी रहेगी, एसेट क्वालिटी मेंटेन थी। और अगर एसेट क्वालिटी वाइज भी बात करो तो पूना वाला के केस में इसकी एसेट क्वालिटी जितनी भी एनबीएफसीज वगैरह के अंदर आप देखोगे तो इनकी एसेट क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा मेंटेन थी। अगर आप इनका जीएनपीए देखोगे तो 0.6% के आसपास था और अगर आप इनका एनएनपीए देखोगे तो 0.32% के आसपास था। मतलब इनकी एसेट क्वालिटी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिसेंट थी। ईयूएम के अंदर भी हमें जो है 40-50% का जो है ग्रोथ देखने मिल रहा था इनके अंदर। तो पूना वाला जो है पहले बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखा रही थी अगर आप देखोगे, बट फिर उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुआ है कि Q1 FY25 का जब पूना वाला का कॉन कॉल हुआ तो पूना वाला के मैनेजमेंट ने, पूना वाला के फिनकॉर्प वाले जो नए मैनेजमेंट है उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया कि हम जो है STPL मतलब इनका जो सेगमेंट है स्मॉल टिकट साइज पर्सनल लोन्स का, उसके अंदर ये लोग इतनी ज़्यादा प्रोविजन करने वाले ये लोग इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया था। दिक्कत क्या हो गया था कि इन्होंने लोगों को जो है वो आइडिया ही नहीं दिया था कि ये लोग इतनी प्रोविजनिंग करेंगे, इतना ये करेंगे, उतना वो करेंगे। इन्होंने अपने कॉन कॉल के अंदर क्या बताया कि भाई सब सही चल रहा है, हमारी ग्रोथ इतनी रहेगी उतनी रहेगी, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे कंपनी के अंदर, एसेट क्वालिटी वगैरह हर चीज़ मेंटेन रहेगी। बट जब Q2 के नंबर्स आए तो प्रॉब्लम क्या हो गया कि इन्होंने क्या किया, 666 करोड़ की जो है इन्होंने प्रोविजनिंग कर दी स्मॉल टिकट साइज पर्सनल लोन सेगमेंट के अंदर। अब इन्होंने प्रोविजनिंग वगैरह तो कर दी, इनकी प्रोविजनिंग की वजह से इनका जो, अगर आप इनकम स्टेटमेंट देखोगे तो भाई इनका इनकम स्टेटमेंट जो है प्रॉफिट से 390 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट के अंदर चल रहा था, Q2 के अंदर सीधा जाके 630 करोड़ का लॉस दिखा रहा है। अब ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इन्होंने इतनी ज़्यादा प्रोविजनिंग कर दी 600 करोड़ के आसपास की। अगर वो प्रोविजनिंग वगैरह नहीं करते तो भी इनके प्रॉफिट जो है अच्छा खासा हिट ले चुके थे। अगर आप फिर भी नोटिस करोगे, अगर हम अज्यूम भी कर दे कि पीपीओपी में कितना ज़्यादा इंक्रीज देखने मिला, तो पीपीओपी मतलब प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके अंदर भी जो है हमें, अगर आप ईयर ऑन ईयर के लेवल पे देखोगे तो भाई डिक्रीज ही देखने मिला है। तो फिर उसके बाद अब चीज़ क्या हुई कि पूना वाला ने बताया कि पहले बताते रखा कि पहले चीज़ें ठीक थी और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिजल्ट भी जो है इसका नॉर्मली अच्छा ही रहेगा, 30-40% से ईयूएम ग्रो हुआ रहेगा, एसेट क्वालिटी वही मेंटेन रहेगी। बट दिक्कत क्या हो गया कि इन्होंने जो है अभी प्रोविजनिंग का हिट लिया, किसी को कुछ पता नहीं था, सीधा इन्होंने जाके अपना पीपीटी, इन्वेस्टर्स पीपीटी वगैरह जो है वो पब्लिश कर दिया और एकदम स्टॉक के अंदर ड्रास्टिक फॉल देखने मिला। क्योंकि जो स्टॉक का जीएनपी जो है वो 0.6% के आसपास था, वो सीधा जाके जंप लेके 2.1% के आसपास पहुंच चुका था। और एनएनपीए जो है वो आपका मेंटेन्ड है, क्योंकि अभी तक एनएनपीए मतलब आपका नेट वाला है जो 90 डेज के बाद वाला बकेट है, उसके अंदर जो है कोई चेंजेस देखने मिले नहीं है। कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि भाई हम जो है ऑलरेडी प्रोविजंस ले रहे हैं, 666 करोड़ का जो है हमने प्रोविजन लिया है, क्योंकि हमें ऐसे लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है आगे, ऐसा लग रहा है क्योंकि कंडीशंस अच्छी नहीं चल रही है। अगर पूना वाला भी एक एमएसएमई लेंडर है, अगर आप देखोगे तो बाकी जितने भी लेंडर है सबको प्रॉब्लम फेस करने मिल रहा है। हमें ऐसे तो माइक्रो फाइनेंस से कंपेयर नहीं करना चाहिए इसे, बट फिर भी अगर आप देखोगे तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के स्टॉक के अंदर भी जो है हमें अच्छा खासा फॉल देखने मिल रहा है। और ये स्टॉक जो है एक साल के अंदर अगर आप देखोगे तो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस की जो साइकिल है वो अच्छी नहीं चल रही है, कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस होते जा रही है। अगर आप अरमान फाइनेंशियल, ये स्टॉक के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा बुलिश था, लेकिन इसके केस में भी वही है कि कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो चुकी है और स्टॉक ने जो है रिटर्न देना बिल्कुल ही बंद कर चुका है स्टॉक।
दूसरे केस में अगर आप दूसरी छोटी छोटी एनबीएफसीज देखोगे तो मनी बॉक्स जैसी जो एनबीएफसीज है उसके अंदर भी यही से सीन चल रहा है। मनी बॉक्स का स्टॉक प्राइस भी जो है 300 के आसपास चल रहा था, लेकिन कलेक्शन एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई, तो इसका भी जो है केस जो है वो रिड्यूस होते होते प्राइस जो है उसके अंदर जो है हमें फॉल देखने मिल रहा है। और इसके साथ साथ आप अगर लीडर को ही देख लो, क्रेडिट एक्सेस को, तो क्रेडिट एक्सेस के केस में भी हमें जो है रिडक्शन देखने मिला है। और बाकी जो आपके दूसरे लेंडर्स है उसके अंदर भी जो है हमें प्रॉब्लम फेस करने देखने मिल रही है कि भाई माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के अंदर जो है प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि लोग जो है जितना बोरो कर सकते हैं उससे ज़्यादा तो लोग जो है वो बोरो कर चुके हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि भाई आपको दिख रहा था कि लोग ज़्यादा बोरो कर रहे हैं, जितनी इनकी कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा बोरो कर रहे हैं, तो आप लोगों को लोन कैसे दे रहे थे? क्योंकि ये स्मॉल टिकट साइज पर्सनल लोन भी मैं उसी कैटेगरी के अंदर डालूंगा। और आपको अगर भाई दिख रहा है कि लोग जो है ज़्यादा बोरो कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो आप लोन्स लोगों को डिस्पर्स कैसे कर रहे थे? आपके पास बैंक के पास बड़ी बड़ी रिस्क मैनेजमेंट टीम होती है, आपके पास ये होता है वो होता है, तो आप डिस्पर्शन कर ही क्यों रहे थे? यही मेरा जो है सबसे बड़ा सवाल है। और यही सवाल का आंसर जो है मुझे इनके कॉन कॉल के अंदर मिला नहीं। इनफैक्ट ये लोग जो है बस मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस पे जो है वो ब्लेम डाल चुके हैं। फिर इसके साथ साथ इन्होंने बोला है कि भाई पहले जो है हमने जो है बैड कस्टमर सिलेक्शन किया, फिर इसके साथ साथ इन्हें जो है गलत इंटरेस्ट रेट पे लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए, ये किए, तब आपका रिस्क मैनेजमेंट टीम शायद सो रहा होगा, तो ये मुझे नहीं समझा। बट ऑब्वियसली कंपनी का मैनेजमेंट जो है यही सारे रीज़न जो है वो दिखाता गया। और मैक्सिमम हमें जो है पूनावाला का स्टॉक जो है वो इतना अफेक्ट देखने मिल रहा है, इतना इफेक्ट देखने मिल रहा है, इतना ज़्यादा अफेक्टेड हुआ वो स्टॉक, क्योंकि भाई इसका जो जीएनपी है वो एकदम से इंक्रीज़ हो गया, 2% के आसपास चले गया। और फिर उसके बाद इसके जो एसेट क्वालिटी है वो ख़राब होने लगी, क्योंकि पूनावाला आपके एनबीएफसीज के अंदर आप देखोगे तो अच्छी खासी एसेट क्वालिटी मेंटेन करके चल रहा था, और उसके अंदर जो है हमें फॉल देखने मिला। बट फिर पूनावाला का स्टॉक जो है फिर से रिकवर होना स्टार्ट हो गया और प्रीवियस प्राइस के आसपास पहुंच गया, तो लोगों को लगा कि भाई पूनावाला के अंदर तो सिचुएशन ठीक हो चुकी है, अब क्या हो गया, अब स्टॉक प्राइस तो ऊपर जाने लगा, मतलब पूनावाला ठीक हो गया है क्या? भाई देखो पूरी बात सुनो, ऐसा नहीं है कि पूनावाला के अंदर सिचुएशन ठीक हो चुकी है, क्योंकि मैनेजमेंट ने पहले बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, प्रोविजन ले लिया, हिट ले लिया। बट फिर उसके बाद मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि भाई ये प्रोविजन हमने हिट वगैरह लिया है, ये पुरानी गलती है हमारी, मतलब जो ये लोग रिकवर करे, अब ये लोग बता रहे नहीं है, लेकिन ये जो पुराने मैनेजमेंट ने जो मेस मचाया था उसके लिए इन्होंने जो है प्रोविजंस वगैरह लेकर रखे हैं एचटीपीएल वाले सेगमेंट के लिए, मतलब इनका जो स्मॉल टिकट साइज पर्सनल लोन वाला सेगमेंट है उसके लिए इन्होंने जो है इतने ज़्यादा प्रोविजंस बना के रखे, क्योंकि ऐसा लगता है कि इनके पुराने मैनेजमेंट ने अच्छा खासा मेस बना के रखा था और इसके लिए इन्होंने आगे पीछे तो प्रोविजन लेने ही थे, तो इसलिए इन्होंने डिसाइड कर लिया कि चलो ये वाले Q2 के अंदर जो है प्रोविजंस ले लेते हैं, इसके पहले आगे कोई और बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाए। इसके साथ साथ इन्होंने जो है डिसबर्सल वगैरह भी कम कर दिया है पर्सनल सेगमेंट के अंदर। अगर आप देखोगे तो डिसबर्समेंट जो है इन्होंने अभी कुछ 20% के आसपास लेकर आ गए, मतलब पहले जो है डिसबर्समेंट बहुत ज़्यादा था और अभी सीधा ये इसे कट आउट करके सीधा 20% पे आ चुके हैं। अब कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी हमें जो है इंक्रीज़ देखने क्यों मिल रहा है? अब इंक्रीज़ देखने क्यों मिल रहा है? क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट आया और उन्होंने बोला कि भाई पूनावाला जो है अभी भी 30, जो इन्होंने गाइडेंस दिया था कि 30 to 40% का यूएम का ग्रोथ होगा, उसी पेस पे ग्रो करेगा। Q1 FY26 के लिए मेरे हिसाब से, या Q1 FY26 के लिए इन्होंने जो है कुछ नंबर्स वगैरह दिए थे, कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के टारगेट्स दिए थे कि इतने इतने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है ये सब हम इंट्रोड्यूस करेंगे, गोल्ड लोन इंट्रोड्यूस करेंगे, ऑटोमोबाइल लोन पे फोकस करेंगे, इसके साथ साथ बाकी चीज़ों पे फोकस करेंगे, ये लोन लाएंगे, वो लोन लाएंगे, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्रीज़ करेंगे ताकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए। ये सब जो टारगेट गाइडेंस दी हुई है उसके ऊपर जो है मैनेजमेंट जो है अभी भी मेनटेन कर रखा है। बट चीज़ यही थी कि इन्हें जो है Q1 के अंदर जो है हाईलाइट करके रखनी चाहिए थी कि भाई हमारे लोन बुक के अंदर जो है प्रॉब्लम आ रही है, एसेट क्वालिटी जो है आगे जाकर ख़राब हो सकती है। बट कंपनी के मैनेजमेंट ने Q1 के अंदर कुछ बताया नहीं, इसलिए Q2 के अंदर जो है हमें इतना बड़ा शॉक देखने मिला और इसलिए स्टॉक प्राइस के अंदर इतना ज़्यादा फॉल देखने मिला और स्टॉक प्राइस जो है वही लेवल पे इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट अभी आके बोल रहा है कि भाई 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 सब कुछ ठीक है, लोन बुक का जो ग्रोथ पेस है वो वही पेस पे ग्रो होगा, इसके साथ साथ बाकी चीज़ें जो है वो सेम ही चलेंगी। बस एक चीज़ है कि हमने जो है लॉस ले लिया है, प्रोविजन ले लिया, ये जो है आप एडजस्ट करके ले लो, तो इसलिए स्टॉक प्राइस जो है वो फिर से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो चुका है। बट कुछ सवाल है जिसके मैनेजमेंट ने अभी तक जवाब नहीं दिए, क्योंकि लोग जो है खुश हो रहे हैं कि भाई पूनावाला के केस में फिर से चीज़ें नॉर्मल होने लगी है, लेकिन भाई नहीं, सब सेगमेंट के अंदर मुझे पता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज के सेगमेंट के अंदर आप वेल्थ मैनेजमेंट में इंक्लूड नहीं कर रहा हो, इसमें आकर बोल मत देना कि भाई वेल्थ मैनेजमेंट वाली कंपनीज आपकी दूसरी ब्रोकरेज कंपनीज हो गई, ब्रोकरेज हाउस हो गई, उस कंपनीज के अंदर भी प्रॉब्लम चल रहा है, ये आकर बोल मत देना। वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, वो मैं पूरा सेगमेंट ही पूरा डिफरेंट कंसिडर करूँगा।
तो उसके बाद आप देख सकते हो कि कंपनी के मैनेजमेंट ने आकर बोला कि हम जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, बिजनेस लोन के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो Q1 FY26 तक जो है हम लेकर आ जाएंगे पूरा। ग्रोथ बिल्कुल हर्ट नहीं हुई है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बट अगर आप देखोगे तो पुरानी जो लीडरशिप थी वो बहुत ज़्यादा बकवास थी पूनावाला की, जिसने मतलब पहले जो है अगर आप देखोगे तो पूनावाला ने पहले भी 1200 करोड़ के आसपास का जो है वो प्रोविजन बना के रखा था। और जब कंपनी के मैनेजमेंट, अब जितना मैंने कॉल गो थ्रू किया, एक एनालिस्ट ने मैनेजमेंट को सवाल पूछा कि भाई वो 1200 करोड़ का जो आपने प्रोविजन बना के रखा था, जब आपने आपकी जो हाउसिंग बुक है उसका डिसइन्वेस्टमेंट किया था, डाइवेस्टमेंट किया था, तो तब क्या हुआ, उस प्रोविजन का क्या हुआ, क्या ये प्रोविजन से वो चीज़ें जो है वो कवर हो चुकी है? तो कंपनी के मैनेजमेंट ने इस पर कुछ जवाब ही नहीं दिया। ये तो हद पार हो चुकी थी, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट ने बस इसका सवाल जो है वो इग्नोर कर दिया, बोल दिया उसे कि हम ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी रहेगी, लोन बुक का ग्रोथ मेंटेन रहेगा, सब कुछ मेंटेन रहेगा। बट ये वाले जो सवाल है वो इग्नोर कर दिए। और इनफैक्ट जो भी सवाल थे कि भाई आपने जो इतनी ज़्यादा प्रोविजनल कैसे बना रही, प्रोविजंस कैसे बना लिए, ये कैसे कर लिया, प्रोविजनिंग कैसे कर ली, जवाब इतना ही था कि भाई कुछ नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस खराब है, लेंडर्स हमने ख़राब लोगों को लोन दिया, गलत टाइम पे हो गया, अनसीजन नेचर ऑफ बुक बता दिया, और फिर ऐसे करके पूरी गलती इन्होंने छुपा दी। और लोगों को लग रहा है कि भाई चीज़ें पॉजिटिव हो चुकी है और स्टॉक प्राइस जो है वो इंक्रीज देखना स्टार्ट हो चुका है। बट दो चीज़ें जो आपको पूनावाला के केस में देखनी चाहिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हम पहले बात करें तो कंपनी के मैनेजमेंट ने Q1 के अंदर आपको बताया नहीं, सबसे बड़ा रेड फ्लैग। दूसरा बड़ा रेड फ्लैग, आपकी पूनावाला जो है फिनेंशियल कंपनी है, आपकी जो है NBFC है, लेंडर है, और किसी भी लेंडर का एक बार एसेट क्वालिटी खराब हो गया, आप हर एक केस में देख लो, IDFC फर्स्ट बैंक के केस में भी उनका अगर आप देखोगे तो आप इनका जो माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट है या फिर आपका रूरल सेगमेंट देख लो, उसके अंदर भी जो है हमें प्रॉब्लम्स देखने मिल रहे हैं, जिसकी वजह से IDFC की भी जो एसेट क्वालिटी है उसके अंदर भी फॉल देखने मिल रहा है हमें। तो भाई अगर आपकी एसेट क्वालिटी वगैरह फॉल देखने मिल रहा है हमें आपकी एसेट क्वालिटी में, तो आपका क्रेडिट कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। क्रेडिट कॉस्ट भी अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो आप ऑफकोर्स आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह भी जो है वो इफेक्ट होगी। अब पूनावाला का स्टॉक जो है वही लेवल पे आ चुका है अगर आप देखोगे तो, बट पूनावाला का स्टॉक जो है कब, क्या लेवल रिस्क है इसके लिए, मतलब प्रॉब्लम क्या चल रहा है, तो अगर आप देखोगे तो जब NNPA के अंदर जो है हमें पूनावाला के अंदर जो है वो इंक्रीज देखने मिलेगा, तब इसके स्टॉक के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें जो है अब तक आपका नेट NPA के अंदर जो है इंक्रीज देखने नहीं मिल रहा है, बट आपके GNP के अंदर सिर्फ हमें इंक्रीज देखने मिला है क्योंकि प्रोविजंस वगैरह आपने एकदम से इंक्रीज कर दिए। तो पूनावाला के बारे में बस इतना ही था। जो लोग खुश हो रहे हैं कि भाई पूनावाला के अंदर सिचुएशंस नॉर्मल हो चुकी है, अब तक नहीं हुई है, बहुत सारे रेड फ्लैग्स है। आपका पहला तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला रेड फ्लैग्स आ जाता है, उसके बाद पूनावाला का जितना मैंने पिछले वाले सेगमेंट वीडियो के अंदर बात करा था, Q1 के रिजल्ट हम जब बात कर रहे थे Q1 FY25 के, तभी मैंने बोला था कि भाई इस कंपनी के अंदर एक और चीज़ प्रॉब्लम है कि मैनेजमेंट नया है। तो मैनेजमेंट नया है तो ये स्टॉक के लिए एक और चीज़ जो है वो रिस्क हो जाती है, एक और चीज़ जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। और पूनावाला के केस में भी ऐसे ही हुआ था कि पहले जो इनकी एसेट क्वालिटी ख़राब हो गई थी, फिर इनकी ग्रोथ जो है वो रुक गई थी। अभी भी कंपनी के मैनेजमेंट ने आपका पर्सनल लोन सेगमेंट के अंदर ग्रोथ रोक दी है और आपका डिसबर्समेंट रुक गया, तो आपका लोन बुक का ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिकली अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। बट अब पूनावाला के अंदर वर्स्ट केस में प्रॉब्लम तब आएगी जब इसके स्टॉक के अंदर कंपनी का मैनेजमेंट अगर Q3 के रिजल्ट्स आएंगे, तो तब कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला कि लोन बुक के ग्रोथ रेट के अंदर जो है फॉल देखने मिल रहा है, तब आप समझ जाना कि पूनावाला के अंदर अब रियल प्रॉब्लम आ चुकी है और आपको ये स्टॉक जो है अभी भी कंसिडर नहीं करना चाहिए एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर अगर आप देखोगे तो रेड फ्लैग्स हो चुके हैं कंपनीज के अंदर, और मैनेजमेंट भी नया है, और किसी भी फाइनेंशियल के अगर आपको नए मैनेजमेंट पर ट्रस्ट करना है तो उसके लिए टाइम भी लगता है। तो देखते हैं कि मतलब देखा जाए कि आगे अगर 30% के पेस पे लोन बुक फिर से ग्रो कर रही है, 30 to 40% के बेस पे, और NNPA जो है सेम है, प्रोविजन इन्होंने पहले ही बना कर रखे थे, बट आगे जाकर चीज़ें जो है वो ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी, तब हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर अपोजिट केस हम अज्यूम कर दे कि भाई पूनावाला का एसेट क्वालिटी ख़राब हो गया, ये हो गया, तो भाई फाइनेंशियल स्टॉक्स के केसेस में आपको जो है उन्हें ट्रैक करता रहना चाहिए। आप नॉर्मली सीधा कंसिडर नहीं कर सकते, आप अज्यूम नहीं कर सकते कि आगे जाके ये होगा, आगे जाके वो होगा, ये होगा। आप अजम्पशन नहीं ले सकते हो इनके केस में, क्योंकि एक बार एसेट क्वालिटी खराब हो गई, आपका बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज हो गए, निम्स डिक्रीज हो जाएंगे, निम्स डिक्रीज हो गए, प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और पूरी बैंक एक हिट लेगी। इसके साथ साथ एक पूरी बैंक मतलब आपकी पूरी NBFC की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली, तो भाई एक हिट हो सकता है स्टॉक के अंदर। लो तो अभी तो मुझे स्टॉक के ऊपर जो है भरोसा हो नहीं रहा है बिल्कुल, और मैनेजमेंट ने तो अपने अपने झंडे गाड़ दिए अलग, क्योंकि मैनेजमेंट ने कुछ बोला अलग था, वो कुछ अलग रहा है, तो ये एक और नेगेटिव फ्लैग हो जाता है, रेड फ्लैग हो जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। तो पूनावाला के फिनकॉर्प के बारे में बस हम इतना ही वीडियो रखेंगे, और जो लोग खुश हो रहे थे कि भाई चीज़ें नॉर्मल हो गई, स्टॉक प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, भाई थोड़ा केयरफुल रहो, मुझे ऐसा लगता है, और सिर्फ चार्ट मूवमेंट्स पे जाओ मत। मैंने जानबूझ के चार्ट खोल कर रखा है क्योंकि आप समझो कि भाई स्टॉक प्राइस इंक्रीज डिक्रीज देखने मिल रहा है,
तो उसके पीछे रियल रीजंस क्या थे, तो इसलिए मैंने आपको जो है हाईलाइट कराई है ये सब चीज़ें। बाकी इस वीडियो को बस हम इतना ही रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, पूनावाला को एकदम कंसिडर मत करो भाई, ये स्टॉक को जो है वो ट्रैक करते रहो। आगे जाकर सिचुएशन ठीक होती है, सब चीज़ें ठीक होने लगती है, तब हम कंसिडर कर सकते हैं ना ये स्टॉक को। अभी जाकर 10% 15% गेन के लिए या 10-15% बचाने के लिए भी क्यों कैपिटल रिस्क करना है, मेरा बस इतना ही बोलना है। इस वीडियो को बस हम इतना ही रखेंगे। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।